नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम आपको पुतिन की बहुत बड़ी खतरनाक खूनी बॉक्सर की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और इसे अब तक पुतिन का सबसे बलशाली योद्धा कहा जा रहा है। इस खूनी बॉक्सर से लड़ने के लिए जेलेंस्की ने भी अपना वॉर बॉक्सर बॉर्डर पर भेज दिया है। यह रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन फाइटर्स ने कैसे युद्ध को और खतरनाक बना दिया है। युद्ध में विजेता वही होता है जिसके पास सेनापति अच्छा होता है। पुतिन के कई सेनापति दगा दे गए, लेकिन पुतिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। अब पुतिन ने रूस के सबसे खतरनाक और खौफनाक बॉक्सर्स पर अपना दांव लगा दिया है। जेलेंस्की की चुनौती से निपटने के लिए पुतिन ने अपने सबसे फेवरेट बॉक्सर को जंग के मैदान में भेजने का फैसला किया है। इस बॉक्सर का नाम है निकोलाई वैल्युएव। पूरी दुनिया की बॉक्सिंग हिस्ट्री का सबसे ऊंचा बॉक्सर, सबसे लंबा बॉक्सर, सबसे ज्यादा वजन वाला बॉक्सर, निकोलाई वैल्युएव। सिर्फ एक नहीं, पुतिन ने रूस के ही एक दूसरे बॉक्सर को भी जंग के मैदान में बुलाया है। यही नहीं, अलेक्जेंडर ऊसी ने पुतिन को चैलेंज भी दिया है। क्या चैलेंज दिया है ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ये मुकाबला क्या है। पुतिन ने दो बॉक्सरों को जंग के लिए बुलाया है, निकोलाई वैल्युएव और व्लादिमीर मिनेव। और जेलेंस्की ने अपने बॉक्सर अलेक्जेंडर ऊसी को जंग के मोर्चे पर भेज दिया है। कौन सा बॉक्सर किस पर भारी पड़ेगा? सबसे पहले निकोलाई वैल्युएव की बात करते हैं। निकोलाई वैल्युएव की लंबाई 7 फीट है और निकोलाई वैल्युएव का वजन 150 किलोग्राम है। निकोलाई ने आज तक रूस के लिए 53 बॉक्सिंग मैच खेले और इनमें से 50 बॉक्सिंग मैच निकोलाई ने जीते हैं। निकोलाई सिर्फ 3 बॉक्सिंग मैच हारे हैं। इसलिए निकोलाई पर पुतिन को जबरदस्त भरोसा है। पुतिन को यकीन है कि निकोलाई बॉर्डर पर जाएंगे और रूस का झंडा लहरा देंगे। पुतिन को खुद भी बॉक्सिंग और खेलों में काफी रुचि है और इसीलिए वो खिलाड़ियों पर काफी ज्यादा यकीन करते हैं। निकोलाई के भीमकाय रूप को देखते हुए दुनिया में निकोलाई को बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। निकोलाई ने पहली बार साल 2005 में WBA हेवीवेट खिताब जीता था। वैल्युएव ने 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहकर रूस का नाम रोशन कर दिया। बॉक्सिंग की रिंग में रूस का झंडा गाड़ने के बाद निकोलाई ने रूस की पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और सांसद बन गए। लेकिन यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के 6 महीने बाद जब पुतिन यूक्रेन में बहुत मुश्किल घड़ी में फंसे हुए हैं और खार्किव, इज्यूम और लीमान में हारने के बाद पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद बॉक्सर को यूक्रेन भेजने का फैसला किया है।
निकोलाई वेल्युएव ने बयान दिया है कि मुझे भी पुतिन सरकार की तरफ से एक सम्मान मिला है। सवाल यह है कि क्या मैं जाऊंगा? बेशक, मैं अब रूस की सेना में भर्ती होने के लिए भर्ती कार्यालय जाऊंगा। अब मैं यूक्रेन के डॉनबास की यात्रा करूंगा। लेकिन पुतिन के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि निकोलाई वेल्युएव तो अभी जाने की तैयारी ही कर रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपने बॉक्सर अलेक्जेंडर ऊसी को जंग में उतार भी दिया है। कितने खतरनाक है ऊसी, जरा उनका ये बायोडेटा देखिए। 2011 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में अलेक्जेंडर ऊसी ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता। 2012 की चैंपियनशिप में भी ऊसी ने गोल्ड वाला मुक्का जड़ा। ज़ेलेंस्की खुद अलेक्जेंडर ऊसी की जीत पर उनको बधाइयां देते हैं और इन्हीं अलेक्जेंडर ऊसी ने कैसे पुतिन को एक सख्त संदेश भेजा है, जरा देखिए। Всем доброе утро, меня зовут Усик Александр Александрович. Я хочу обратиться к российскому народу. Если мы считаем друг друга братьями, православными, не отпускайте своих военных, не отпускайте своих детей в нашу страну. Наши дети, наши мамы, наши бабушки, наши люди прячутся в подвалах. Мы на своей стране, мы не можем по-другому. Мы защищаемся. ऊसी भले ही पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पुतिन खुद जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। शायद यही पुतिन के बेहद आक्रामक होने की वजह भी है। अपने इसी शौक के चलते पुतिन अपने विरोधियों पर हावी होना चाहते हैं और उन पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाकर रखते हैं। लेकिन पुतिन से यूक्रेन के बॉक्सर अलेक्जेंडर ऊसी की दुश्मनी काफी पुरानी है। अलेक्जेंडर ऊसी का जन्म क्रीमिया के सिम्फरोपोल शहर में हुआ था। साल 2014 में पुतिन के इशारे पर रूस की फौजों ने क्रीमिया पर हमला किया था। पूरे क्रीमिया को पुतिन ने फतेह कर लिया था। क्रीमिया भी यूक्रेन का ही हिस्सा था। क्रीमिया पर हमले के बाद भी उस वक्त अलेक्जेंडर ऊसी ने खुद को शांत रखा। लेकिन जब फरवरी के महीने में यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें फटने लगी और जबरदस्त युद्ध छिड़ गया, तब अलेक्जेंडर ऊसी ने एक बड़ा फैसला किया। अलेक्जेंडर ऊसी ने सेना की वर्दी पहन ली और यूक्रेन के क्षेत्रीय रक्षा बलों में शामिल हो गए। Ті будинки, де живуть люди, ніякі воєнні бази чи інфраструктури там немає. Це торгові центри, це лікарні, це звичайне місто, де нема ніяких воєнних предприятій чи чогось того, що може робити воєнну техніку. अलेक्जेंडर ऊसी की ताकत को देखते हुए रूस ने अपने बॉक्सर व्लादिमीर मिनेव को भी जंग के मैदान में भेजने का फैसला किया है। व्लादिमीर मिनेव रूस के एमएमए फाइटर हैं। एमएमए का मतलब है मिक्स्ड मार्शल आर्ट, यानी व्लादिमीर मिनेव रिंग में मार्शल आर्ट के जरिए अपने दुश्मनों को पटखनी देते हैं। एमएमए फाइटर व्लादिमीर मिनेव भी बहादुरी के कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं। मिनेव रूस के देगिस्तान प्रांत का लड़ाका है। मिनेव का भाई यूक्रेन में युद्ध लड़ते हुए मारा गया था और मिनेव को भी इसलिए रूस की सेना में शामिल होने के लिए बुलाया गया है ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके। व्लादिमीर मिनेव ने युद्ध में जाने की पुष्टि भी की थी। मिनेव ने अब असली युद्ध लड़ने का संकल्प लिया है। 32 साल के मिनेव का एमएमए करियर काफी शानदार रहा है। वो अब तक कुल 16 फाइट जीत चुके हैं, जबकि उन्हें सिर्फ एक में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पुतिन विरोधी कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने मिनेव के बारे में ये खबरें भी दी हैं कि मॉस्को में उनका पता नहीं चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन और रूस एक ऐतिहासिक युद्ध में है और इस युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं के नाम भी इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। युद्ध के अलावा भी
इस कहा जा रहा है कि एक और मैदान है जो तैयार हो रहा है इस वक्त, जहां दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने होंगी। एक वर्चस्व बनाए रखने के लिए, दूसरा ये कहा जा रहा है वर्चस्व स्थापित करने के लिए। और ये युद्ध किस लिए लड़ा जाएगा, ये रिपोर्ट आप देखिए, आपको खुद इसका एनालिसिस समझ आएगा। दहकती दहलती यूक्रेन की जमीन उदाहरण है उस बर्बादी का जिसकी बुनियाद चीन रख चुका है। यूक्रेन जंग में जाती जानों की परवाह अगर शी जिनपिंग को होती तो चीन के जंगी जहाज, युद्धपोत, मिसाइलें ताइवान के पास मंडरा नहीं रहे होते। ड्रैगन की लपलपाती लिप्सा ताइवान को कुचलने पर तुली है। शी जिनपिंग के सामने दृश्य साफ लगता है कि ताइवान को रौंद देने का वक्त आ चुका है। लेकिन ताइवान पर अटैक का मतलब है अमेरिका को युद्ध के लिए निमंत्रण देना। बार बार अमेरिका क्लियर कर रहा है कि शी जिनपिंग का ताइवान के खिलाफ एक्शन अमेरिका के सैनिकों को ताइवान भेजने के लिए मजबूर करेगा। जाहिर है तब विनाश के अनगिनत और विभत्स दृश्य सामने होंगे जो यूक्रेन के युद्ध वाले भयावह दृश्यों से भी ज्यादा दुख देने वाले होंगे। शी जिनपिंग के ताइवान की ओर बढ़ते कदम इस बात का इशारा कर रहे हैं, लिहाजा एक बार फिर पेंटागन से डायरेक्ट बीजिंग लाउड एंड क्लियर मैसेज भेजा गया है। We are deeply concerned by China's increasingly aggressive and bullying behavior in the Taiwan Strait and elsewhere in the region. अमेरिका की ये खुली धमकी चीन को पहली बार नहीं मिली है, लेकिन प्रोपेगेंडा की मिसाइलों में जहां अफवाह फैलाने वाले गोले भरे जाते हों, वहां के शहंशाह भला क्या कर सकते हैं। लिहाजा चीन जुबानी जंग तो लड़ता रहा है, लेकिन ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन क्रॉस कर ताइवान पर हमले की उसकी ताकत नहीं हो रही है। अमेरिका ओपन चैलेंज दे रहा है, लेकिन ड्रैगन खामोश है। आखिर क्यों और कब तक, इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका के रक्षा सचिव ऑस्टिन लॉयड को सुन लीजिए। ताइवान स्ट्रेट समेत दूसरे इलाकों में चीन की मिलिट्री एक्टिविटी चिंता का विषय है। अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सभी की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना चाहता है। अमेरिका का ये बयान इसलिए काफी खास हो गया है क्योंकि कुछ समय पहले ही चीन और अमेरिकी विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में एक बैठक की थी। यूएनजीए के इतर इस बैठक में वांग यी और एंटनी ब्लिंकन बातचीत को जारी रखने के लिए तैयार हुए थे। हालांकि इस बैठक में दोनों के बीच तनाव भी साफ तौर पर दिखाई दिया था और बात बर्दाश्त के बाहर तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी। इस बैठक में ताइवान केंद्र बिंदु था। बैठक के बाद चीन का पुराना रवैया ही बरकरार रहा था। चीन ने ताइवान के मुद्दे पर हथियार डाल देने से साफ इनकार किया है। चीन का कहना है कि ताइवान शुरुआत से ही चीन का अविभाजित अंग रहा है। ताइवान के मुद्दे पर वो किसी भी तीसरे पक्ष के दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका और चीन के बीच बीते काफी समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन और अमेरिका दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं। अमेरिका की तरफ से आए इस बयान ने स्थिति को काफी तनावपूर्ण बना दिया है। इसके अलावा शिनजियांग के वीगरों का मसला, वन चाइना पॉलिसी और व्यापारिक मुद्दों पर भी दोनों के बीच हालात काफी खराब हैं। सोलोमन द्वीप को लेकर भी अब चीन और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ की सरकार से चीन का करार हुआ है। माना जा रहा है कि चीन इस द्वीप पर अपना नेवल बेस बनाना चाहता है।
असल में ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को रोकने की चीन की चाहत तहस नहस हो गई है। चीन के जेट फाइटर्स की उड़ान, पानी के जहाजों की, चीन की ताकत, उसकी मिसाइलों की मार, चीन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। अमेरिका की चौधराहट छीन लेने की कस्में खाने वाला चीन ताइवान मामले में औंधे मुंह गिर पड़ा। ताइवान को अपने से कई गुना बड़े और विशाल देश को जवाब देने की ताकत वॉशिंगटन से आती है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो कहा है वो चीन के चेतने के लिए काफी है। हथियारों का जिक्र आते ही अमेरिका ने ड्रैगन को खुल्लम खुल्ला कहा है कि हथियार ताइवान पहुंचते रहेंगे। वन चाइना पॉलिसी का वेलकम, लेकिन ताइवान को आत्मरक्षा का हक है। चीन कह चुका है कि ताइवान को हथियार देना बंद करे अमेरिका। ताइवान को समर्थन वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। ताइवान चीन का हिस्सा है, लेकिन चीन की तमाम चेतावनियों और धमकियों का अमेरिका पर कोई असर नहीं हो रहा। ना तो अमेरिका के नेताओं का ताइवान यात्रा पर आना थम रहा है और ना ही अमेरिका से ताइवान को हथियारों की सप्लाई कम हो रही है। मामला अब इस मोड़ पर पहुंच गया है जहां बातचीत के दरवाजे बम की धमकियों से थर्राने लगे हैं। ताइवान मुद्दा अमेरिका और चीन के दरमियान नासूर बनता जा रहा है। दोनों ओर से बंदूक की संगीनें तनी हुई हैं। एक चिंगारी और ऐसा धमाका कि पूरा एशिया दहल जाएगा। सवाल उठता है कि जब अमेरिका वन चाइना पॉलिसी के पालन की बात करता है तब ताइवान के पक्ष में खड़ा क्यों दिखता है? अमेरिका का ताइवान से बहुत पुराना कूटनीतिक रिश्ता भी नहीं है। न ही अमेरिका ताइवान को संप्रभु देश के तौर पर मान्यता देता है। फिर भी जो बाइडेन सरकार ताइवान को हथियारों का जखीरा क्यों पहुंचा रही है? ताइवान के लिए चीन जैसी शक्ति से लड़ने के लिए क्यों तैयार है? इन सवालों का जवाब ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्तों के बीच नहीं मिलेंगे। इनका जवाब मिलेगा ताइवान स्ट्रेट के पानी में, साउथ चाइना सी में, ईस्ट सी में, जापान के सेनकाकू द्वीप पर चीन के कब्जे की कोशिश में, और सबसे मुकम्मल जवाब मिलेगा चीन की नंबर 1 बनने की चाहत में। आप कह सकते हैं कि ताइवान तो ताजा सुलगता हुआ मुद्दा है जहां अमेरिका और चीन के पेंच फंसे हैं। असल में लड़ाई तो सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बदलने की है। चीन के विस्तारवाद के मंसूबे का आखिरी मुकाम भी यही है। अमेरिका की यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बायपोलर वर्ल्ड में बदलना, यानी जिसमें अमेरिका हो तो हो, चीन भी रहे। शी जिनपिंग की यही चाहत उन्हें रूस के करीब ले जाती है, जापान को बीजिंग से धमकी दिलवाती है, साउथ चाइना सी में वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश होती है, और अमेरिका जहां भी खड़ा होता है चीन वहीं सामने खड़ा मिलता है। वरना शी जिनपिंग ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं कि अमेरिका से टकराने की मंशा पाले। ये दीगर बात है कि शी जिनपिंग और चीन दोनों इस हालात में नहीं हैं कि ताइवान के बहाने ही सही अमेरिका से डायरेक्ट दो हाथ कर सकें। 一个中国原则和中美3个联合公报规定，严重违背美方做出的不支持台独的重要承诺，向台独分裂势力发出严重错误信号。中方表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。 शायद ताइवान पर अब तक चीन के हमला नहीं करने की सबसे बड़ी वजह यही है, और इससे चीन का ये स्टैंड भी क्लियर करता है कि चीन ताइवान पर अटैक तो करेगा, लेकिन 5 सालों के बाद यानी 2027 तब तक चीन ताइवान पर अमेरिका की शक्ति को कम करने की कोशिश करेगा, रूस से दोस्ती बढ़ाएगा और साउथ चाइना सी में अपने वर्चस्व का परचम लहराता नजर आ सकता है। तो क्या शी जिनपिंग ताइवान को होल्ड पर रख मौके का इंतजार कर रहे हैं, या यूक्रेन में नेटो और अमेरिका के कमजोर होने का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि चीन बहुत कंफ्यूजन फैलाता है, कभी पनडुब्बी उतारकर शक्ति का प्रदर्शन करता है, कभी फुजियान जैसी युद्धपोत का वीडियो रिलीज करता है, कभी वॉशिंगटन से शांति की बात करता है। लिहाजा 100% गारंटी के साथ ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि शी जिनपिंग के दिमाग में ताइवान को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है।
लिहाजा ताइवान भी दम साध कर ड्रैगन से मुकाबले की तैयारी कर रहा है। ताइवान ने अपनी नौसेना में अपने पहले असॉल्ट शिप को शामिल किया है। ये जहाज अपने हथियारों की वजह से काफी खास है। इस जहाज के आने के बाद नौसेना के साथ साथ ताइवान की वायुसेना की ताकत में भी इजाफा हुआ है। ये युशान क्लास का जहाज है जो डॉक्स के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करेगा। ये जहाज अमेरिका के पास मौजूद सैन एंटोनियो क्लास से काफी मिलता जुलता है। इसके एंटी एयरक्राफ्ट हथियार खास तौर पर 32 मध्यम रेंज की जमीन से हवा में हमला करने वाली मिसाइलें इसे सबसे घातक बनाती हैं। पूरी तरह से लोड होने के बाद इसका वजन 16,000 टन तक पहुंच जाता है। जहाज की लंबाई करीब 500 फीट है और इसका तला करीब 20 फीट गहरा है। ये जहाज करीब 21 नॉट्स यानी 38.89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 11,265.41 किलोमीटर तक सफर तय कर सकता है। ताइवान की नौसेना के पास जो दूसरे ऐसे जहाज हैं, वो काफी पुराने हैं जिन्हें अमेरिकी नौसेना ने ट्रांसफर किया था। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या अमेरिका ने इसे तैयार करने में कोई मदद की है। अमेरिका पहले ही ताइवान के साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को शेयर करने की इच्छा जता चुका है। ताइवान का ये जहाज कुछ हद तक चीन के टाइप 071 एम्फीबियस जहाज के जैसा भी दिखता है। ताइवान ने अगर अमेरिका की मदद से ये शिप तैयार किया है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। हाँ, ये बात चीन को फिर नागवार गुजरी है और चीन ने फिर अमेरिका को धमकी दी है कि वो ताइवान से दूर रहे, जो हो नहीं सकता। इंडिया के पवन पुत्र की बात कर लेते हैं। रूस ने अटैक हेलीकॉप्टर दिखाए, चीन ने भी अटैक हेलीकॉप्टर ताइवान के करीब पहुंचाया और इस बीच भारत का पवन पुत्र सेना में शामिल कर लिया गया है। हम बात कर रहे हैं प्रचंड की, यानी देश में बना कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसके खिलाफ चीन और पाकिस्तान के पास क्या है, ये देखिए रिपोर्ट। आप 3 ऐसी बातें जानेंगे इस रिपोर्ट में जो बहुत ही चौंकाने वाली है। भारत ने बनाया प्रचंड, सबसे घातक, सबसे ताकतवर तूफान है ये, आसमान में गरजता। भारत की फौज का गुरूर है ये। क्यों इस हेलीकॉप्टर को नाम दिया गया है प्रचंड? दुश्मन का नया खौफ है जिसके आगे अच्छे अच्छे घुटने टेकेंगे। ये जहां पहुंचेगा दुश्मन भागेगा, ये जहां उड़ेगा दुश्मन के पर काटेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रचंड के मुकाबले में पाकिस्तान के पास क्या है, शी जिनपिंग की फोर्स के पास क्या है। प्रचंड हमला हुआ तो पाकिस्तान क्या करेगा, चीन कैसे बचेगा। प्रचंड की फायर पावर बहुत खतरनाक है। चीन और पाकिस्तान के पास प्रचंड के खिलाफ क्या है, ये जानने से पहले देखिए कि प्रचंड की ताकत क्या है, क्योंकि इसी से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कमर जावेद बाजवा और शी जिनपिंग के पास प्रचंड के खिलाफ क्या काउंटर अटैक वाला हथियार है। इस हेलीकॉप्टर का नाम LCH था, जो अब प्रचंड बन चुका है। ये जमीनी टारगेट, हवाई टारगेट दोनों पर हमला कर सकता है।
क्योंकि इसमें एंटी टैंक मिसाइल भी लगी हैं, रॉकेट भी लगे हैं और एयर टू एयर मिसाइल भी लगी हुई है। यानी ये गोली भी बरसाता है, ये रॉकेट की बौछार भी करता है, ये गाइडेड मिसाइल से भी हमला करता है। टैंक तो टैंक, ये दुश्मन के हेलीकॉप्टर और ड्रोन के अलावा एक रेंज तक उसके विमानों को भी मार सकता है। प्रचंड में 20 मिलीमीटर कैलिबर की एक गन लगी है जो 110 डिग्री तक घूमकर फायर कर सकती है। इसके 4 हार्ड पॉइंट है जिसमें ये एंटी टैंक मिसाइल भी ले जा सकता है या फिर एयर टू एयर मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। प्रचंड में रॉकेट पॉड भी लगा है जिससे 70 मिलीमीटर वाले रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसमें मिस्त्राल मिसाइल भी लगाई जा सकती हैं जो दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और ड्रोन को टारगेट करेंगी। ने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसका मतलब साफ है कि प्रचंड की फायर पावर ऐसी है कि दुश्मन खेमे में मौत बांटने वाला पूरा पैकेज है इसके पास। चाहे रेगिस्तान हो या फिर लद्दाख और सियाचिन की ऊंची ऊंची चोटियां, युद्ध का अखाड़ा कहीं भी हो, कितना भी दुर्गम हो, चाहे कितनी भी चुनौतियां हो, प्रचंड दुश्मन की तबाही की पूरी गारंटी देता है। यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में गिना जा रहा है। इसकी उड़ान का जायजा रक्षा मंत्री ने भी लिया और उन्होंने इसे कितने नंबर दिए वो भी देखिए। हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। देखा जाए तो प्रचंड के पास कुल मिलाकर इतनी बारूदी ताकत है कि ये किसी भी फ्रंट को एक झटके में जीत सकता है। ये भारत की टैंक रेजिमेंट्स के साथ मिलकर काम करेगा, रेगिस्तान में उनका रास्ता साफ करेगा तो ऊंचे पहाड़ों में ये उन दुश्मनों को खत्म करेगा जो कारगिल युद्ध जैसे वक्त चोटियों के बीच छुपकर बैठे हुए थे। तब भारत को ऐसे हेलीकॉप्टर की बहुत सख्त जरूरत महसूस हुई थी और भारत के पास तब Mi-35 हेलीकॉप्टर था, लेकिन वो उस ऊंचाई पर जाकर ऑपरेशन नहीं कर सकता था। 2004 में भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया कि वो ध्रुव हेलीकॉप्टर के लड़ाकू वर्जन पर काम कर रहे हैं। 2008 में इसकी पहली उड़ान हुई और टेस्ट कामयाब रहे। 2011 में हेलीकॉप्टर को FOC यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल पाई। 2012 के बाद से कई ट्रायल किए गए। समुद्र की सतह के ऊपर लेह के ठंडे मौसम में, सियाचिन में करीब 16,000 फीट तक और राजस्थान के तपते रेगिस्तान में इसको टेस्ट किया गया और हर जगह इसे पूरे नंबर मिले। कई टेस्ट और ट्रायल के बाद सेना ने बम्पर डिमांड सामने रख दी। वो ऐसे 160 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल करना चाहती है। अब प्रचंड हेलीकॉप्टर की उड़ान वाली ताकत की कुछ और बातें जानिए। इसमें 2 शक्ति इंजन लगे हैं जो इसे 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देते हैं और इसी इंजन की ताकत है जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर 1,750 किलोग्राम के हथियार लेकर उड़ सकता है। ये लद्दाख में भारत के दौलत बेग ओल्डी बेस पर ऑपरेट कर सकता है। 16,700 फुट की ऊंचाई पर यह जगह LAC के बेहद करीब है। प्रचंड यहाँ ट्रायल के दौरान पहले भी ऑपरेट कर चुका है। ये सियाचिन की बर्फीली चोटियों के बीच भी मंडरा सकता है और ऐसी खूबी ना तो पाकिस्तान के पास है ना चीन के पास। इसलिए देखते हैं कि प्रचंड की टक्कर में चीन और पाकिस्तान के पास क्या है। पाकिस्तान के पास ऐसे 50 अटैक हेलीकॉप्टर हैं जो उसने 1985 में अमेरिका से खरीदे थे। पाकिस्तान का कोबरा हेलीकॉप्टर काफी पुराना वर्जन है। ये बहुत ही पुराने हेलीकॉप्टर है। पाकिस्तान का इसको अपग्रेड वाला प्लान भी लटका हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि कोबरा अच्छा हेलीकॉप्टर है, लेकिन अब तकनीक बदल रही है।